आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो लॉस बताने वाला हूं जो अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप लोगों को कंट्रोल करना सीख जाओगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख जाओगे और आप लोगों के माइंड से खेलना सीख जाओगे। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स आपके इमोशन से खेलकर आपसे वो करवाते हैं जो एक्चुअल में वो आपसे करवाना चाहते हैं। ये लॉज बताने से पहले मैं सबको ये साफ बताना चाहता हूँ कि ये लॉज और ये वीडियो किसी भी किस्म के गलत या नेगेटिव यूज के लिए नहीं है और इन लॉज का आप भी गलत और नेगेटिव यूज बिल्कुल ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ कहता है, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। एक बार माइकल एंजेलो ने एक बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाई। जब फ्लोरेंस के बादशाह ने उसे देखा तो माइकल एंजेलो से कहने लगा, माइकल, आपने ये मूर्ति बहुत अच्छी तो बनाई है, लेकिन आपने इसकी नाक बहुत लंबी और बड़ी बनाई है, इसीलिए इसे छोटी करो। अब माइकल एंजेलो को पता था कि उस मूर्ति की नाक बिल्कुल ठीक है और अगर उसने वो कम कर दी तो वो सारी मूर्ति खराब हो जाएगी। इसलिए उसने बादशाह को कंट्रोल करने और उसके माइंड से खेलने के लिए इसी लॉ का यूज किया। उसने बादशाह से कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसे अभी छोटी कर देता हूँ। उसने क्या किया कि उसने अपने औजार उठाए और औजार उठाते हुए हाथ में चुपके से थोड़ी सी मट्टी भी उठाई। उसने मूर्ति की नाक पर सिर्फ दिखावे के लिए औजार चलाए और मट्टी हाथ से ही नाक के पास फेंक दी, जिससे बादशाह को ऐसे लगा कि उसने सच में नाक छोटी कर दी है। उसके बाद माइकल एंजेलो बादशाह को मूर्ति से थोड़ा सा दूर ले गए, क्योंकि उनको पता था कि थोड़ा दूर जाने से नाक छोटी लगने लगेगी, और बादशाह से कहने लगे, अब बताओ जनाब, अब कैसे लग रही है। जिस पर बादशाह बहुत ज्यादा खुश होकर बोला, अब तो बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट लग रही है। देखो दोस्तों, माइकल एंजेलो चाहता तो वो बादशाह के साथ बहस और आर्गुमेंट कर सकता था कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, आपको मूर्ति बनाना कहाँ आता है और आप इनके बारे में क्या जानते हैं, आपको क्या पता मूर्ति का, इसमें तो सिर्फ मैं ही एक्सपर्ट हूँ। जैसे हमारी लाइफ में सारे लोग करते हैं। हर कोई बस अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहता है। हर कोई ऐसे समझता है कि बस वो ही ठीक है और बाकी सब गलत है, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने बादशाह को ऐसे दिखाया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जिससे बादशाह के माइंड में उसे लगने लगा कि माइकल एंजेलो उसके साथ एग्री हो रहा है और उसकी बातें मान रहा है, तो उसे भी माइकल के साथ एग्री होना चाहिए। जिसके बाद वो खुद से ही बहुत खुश होकर माइकल एंजेलो की बात मानने लगा। दोस्तों, ये लॉ हमें ये सिखाती है कि आप जैसे सोचते हो और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तो आप वैसे ही सोचो, लेकिन लोगों को ये दिखाओ कि आप उनकी तरह हो। लोगों को वो सुनाओ जो वो सुनना चाहते हैं और उनको वो दिखाओ जो वो दिखाना चाहते हैं, भले ही आप रियलिटी में वैसे ना करो। और जब आप उनकी तरह बिहेव करने लगते हो तो वो आपकी तरफ ज्यादा ओपन हो जाते हैं और आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद आप उनसे वो कर सकते हो जो आप करवाना चाहो। क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल ऐसा ही काम करता है और ह्यूमन माइंड का बेसिक नेचर ही ऐसा है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी आपकी बात से एग्री करना स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो दूसरा लॉ कहता है, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। 433 बीसी में करफू, जो कि एक आइलैंड था, और ग्रीक की एक सिटी कोरनिथ के बीच जंग चढ़ने लगी थी। इसलिए दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को एथेंस के बादशाह के पास भेजा ताकि वो उनको कन्विंस करे कि वो उनकी तरफ होकर उनके साथ जंग लड़े। अब हुआ ऐसा कि कोरनिथ का एम्बेसडर बादशाह के पास पहले पहुंचा और बादशाह को एक दमदार और एकदम कड़क स्पीच सुनाई। उसने बादशाह को उन सारी चीजों के बारे में बताया जो कि पास्ट में कोरनिथ ने एथेंस के लिए किए थे, कि हमने आपकी बड़ी मदद की थी, हमने आपके साथ जंग लड़ी थी, हमने आपके लिए इतने सोने और चांदी के तोहफे भेजे थे। और साथ ही उसने हेलेनिक लॉ का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक एथेंस कोरनिथ की मदद करने के लिए जिम्मेदार है और उनको उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। और उसने वो सारी चीजें बता दी जो कोरनिथ ने एथेंस के लिए की थी और बताया कि अब बारी एथेंस की है उन सारे फेवर्स को चुकाने की और कोरनिथ के साथ दोस्ती निभाने की। उसके बाद आता है करफू का एम्बेसडर। उसने बादशाह के सामने ये मानते हुए शुरू किया कि हाँ, पहले कभी करफू ने एथेंस की मदद नहीं की और ना ही कभी सोने और चांदी के तोहफे भेजे, लेकिन वो इस बात का वादा करते हैं कि अगर एथेंस जंग में उनका साथ देगी तो वो आने वाले टाइम में एथेंस के साथ डट कर खड़े होंगे और हर मसले में उनका साथ देंगे। उनकी आर्मी एथेंस के मुकाबले में छोटी तो है, लेकिन बाकी सबसे बड़ी है, तो अगर वो दोनों साथ मिल जाए तो वो पूरी स्पार्टा को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर राज कर सकते हैं।
अब आपको लग रहा होगा कि एथेंस के बादशाह ने कोरियत का साथ दिया होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने एथेंस की बहुत हेल्प की थी और बहुत ज्यादा तोहफे भेजे थे और उनके साथ जंग भी लड़ी थी पास्ट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बादशाह ने कोरियत की बजाय करफू के साथ जंग में साथ देने का ऐलान किया, जिन्होंने पहले एथेंस के लिए कुछ नहीं किया था। देखो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि ह्यूमन ब्रेन को अगर दो ऑप्शंस दिए जाए, पहला ऑप्शन पास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा हो और दूसरा ऑप्शन फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो वो फ्यूचर वाले ऑप्शन को ही ज्यादा चूज करेगा। और ये आप भी खुद जरूर ट्राई करके देखना। इसलिए भले ही कोरियत ने एथेंस के लिए पास्ट में बहुत कुछ किया हो, लेकिन वो सब बादशाह के सामने बिल्कुल बेमानी हो गई जब कॉर्फू ने फ्यूचर का ऑप्शन रखकर यह बताया कि वो किसी भी हालत में एथेंस का साथ देंगे और अगर वो मिल जाए तो वो स्पार्टा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सुनकर बादशाह को आने वाले टाइम में अपना फायदा दिखने लगा और उसने करफू का ही साथ देने का डिसीजन लिया। दोस्तों, जब आप किसी से भी हेल्प मांगने के लिए चले जाओ तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनके लिए पास्ट में क्या क्या किया है, बल्कि वो देखते हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या फायदा होने वाला है। इसीलिए किसी से भी हेल्प मांगते हुए उनको बस अपने फेवर्स और अपने जो भी किया है वो सारी चीजें मत गिनाओ, बल्कि उनको ये बताओ कि आपकी हेल्प करने से उनको क्या मिलने वाला है, उनको क्या फायदा होने वाला है, उनको उनका फायदा दिखाओ। ऐसा करने से उनका माइंड खुद ही आपकी हेल्प करने पर उनको मजबूर कर देगा और ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी हेल्प कर देंगे। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप क्लास में बैठे हो और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना है, लेकिन आपके पास पेन नहीं है। इसीलिए आप अपने क्लासमेट के पास जाते हो उनसे पेन मांगने के लिए। आप जाते हुए कहते हो, यार मुझे अपना पेन देना, मुझे ये क्वेश्चन नोट करना है, मेरे पास पेन नहीं है। मैंने भी तो आपको लास्ट टाइम पेन दी थी और मैंने वापस भी नहीं ली थी, इसीलिए मुझे पेन दे दो। अब इस पर ज्यादा चांसेस है कि उसका जवाब ये होगा, मैं खुद भी तो क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, मुझे भी तो चाहिए, इसीलिए मैं आपको पेन नहीं दे सकता, सॉरी। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है पेन मांगने का। आप पेन मांगने से पहले उसको उसका फायदा दिखाओ, उसको उसका इंटरेस्ट शो करो कि पेन देने से उनको क्या मिलेगा। और ये आप ऐसे कह सकते हो कि यार मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना है जो हम दोनों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं क्वेश्चन नोट करके आपको भी भेज दूंगा, आप भी उसे देख लेना और आसानी से पढ़ देना। लेकिन मसला ये कि मेरा पेन खत्म हो गया, अगर आप मुझे अपना पेन थोड़े से टाइम के लिए दे दो तो मैं जल्दी से क्वेश्चन नोट करके आपको वापस भेज दूंगा और आपको साथ ही क्वेश्चन भी दे दूंगा। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि वो क्या कहेगा। ऑब्वियसली वो कहेगा, ठीक है यार, मेरा पेन ले लो और जल्दी से नोट करके मुझे भी भेज देना। देखा दोस्तों, बस आपके हेल्प मांगने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल ही अलग निकला और उसने आपकी मदद भी की। इसीलिए जब कभी भी आप किसी से मदद मांगो तो पहले उसमें उस बंदे को उनका फायदा दिखाओ, उसके बाद ही उनसे अपने फायदे के लिए मदद मांगो। ऐसा करने से आप लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उनको अपनी हेल्प के लिए एग्री कर सकते हो। आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम @hasnanspeaks पे जाके अपने सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। I'll try my best कि मैं आप सब तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।